Hello friends, welcome to the platform of Innovators Adda. So today in this session we'll be talking about a very important topic that is pharmacy as a career. आप सभी को मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैंने जो है दो वीडियो जिससे रिलेटेड टॉपिक से डाली हुई है, लेकिन आप सबके वैल्यूएबल कमेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि इट नीड्स अ मच मोर इलेबोरेट डिस्कशन। एक इलेबोरेट डिस्कशन की जरूरत है क्योंकि उसमें आप आप यकीन मानिए कि ये वीडियो जो है, अगर आप डी फार्मा के कैंडिडेट हैं, बी फार्मा के कैंडिडेट हैं, मास्टर्स के हैं, पीएचडी के हैं, इवन अगर आप पोस्ट डॉक के भी कैंडिडेट हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर साइड। आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है वीडियो। बस आपको क्या करना है, पेशेंस से इस वीडियो को ध्यान से देखना है अच्छे क्वालिटी पे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि बहुत सारी चीजों में जो है अवेयरनेस फैलाई जा सकी और लोगों में। ठीक है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा सा डीमोरलाइज फील करते हैं या उन्हें अपने फील्ड के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं और फार्मेसी के बारे में गलत परसेप्शन उनके दिमाग में बन जाती है। और जब गलत परसेप्शन बनती है, जब सोसाइटी के लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी फार्मेसी को लेके गलत परसेप्शन बन जाती है। तो इन सारे परसेप्शन को हम लोग दूर करेंगे। चलिए लेट्स मूव। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी आर हैविंग। अगर देखिए, अब अपॉर्चुनिटीज को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू ऑब्जर्व इन अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है और इंडिया में। या तो हो सकता है कि आप अब्रॉड में जॉब करना चाह रहे हो, या फिर आप अब्रॉड में नौकरी के लिए जाना चाह रहे हो, या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाह रहे हो, या फिर आप इंडिया में जो है रह के अपनी नौकरी करना चाह रहे हो, पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। तो सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट इंडिया, कि हमारे देश में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वीडियो को शुरुआत हम लोग करें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपको पेशेंस से इसको देखना है। ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने इस पे काफी सारा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ, 3 से 5 घंटे मैंने रिसर्च की। पूरा मेरा जो फार्मेसी का करियर है अब तक की, मेरी इस उम्र में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दिस व्यूज। सो उसके रिस्पेक्ट के लिए आप प्लीज इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बेनिफिट उठाएं। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज आप ध्यान रखिए, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी लेट नहीं होता। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, कंफ्यूज हैं, या फिर स्टार्टिंग एज में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से शुरुआत करते हैं, चलिए हम लोग। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, और इन्वेटर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। फेसबुक पर इन्वेटर्स अड्डा का पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पर भी है, यूट्यूब पर चैनल है ही, और टेलीग्राम पर। देखिए, टेलीग्राम पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप जाते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो, तो आपको वहां से नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पीपीटी शेयर कर रखी है, कुछ स्लाइड्स वगैरह मैंने शेयर कर रखी है, सारी चीजें उसमें, बहुत सारे पोस्ट मैंने डाल रखे हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। चलिए, जो सबसे बड़ी पोस्ट हमें दिखती है, नजर आती है पूरे इंडिया में, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप इनसाइड द इंडिया। सो जो हमें सबसे बड़ी पोस्ट नजर आती है, वो नजर आती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। खास करके जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय कोविड पैंडेमिक का जो असर काफी है, और आपने देखा होगा कि डीसीजीआई ने ये दवा बैन कर दिया, ये अप्रूव कर दिया। सो डीसीजीआई का रोल बहुत ही क्रूशियल है अपने इंडिया में। ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो डीसीजीआई होते हैं, ये एक इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी है जिसको बोलते हैं सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ। इसके ये मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, यानी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो ये जो डीसीजीआई है, अपने फार्मेसी में सबसे बड़ी पोस्ट है अगर गवर्नमेंट में देखा जाए, और सबसे पावरफुल पोस्ट है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो डीसीजीआई की पोस्ट होती है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक है। अपने इंडिया में जितनी बड़ी पोस्ट है ना, सब एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, यानी कि आपकी जो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन, जो आपने ग्राउंड पे सीखा है, जो आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, चाहे आप गवर्नमेंट में रहे हैं, तो आपको बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस यू विल बी प्रोमोटेड एज डीसीजीआई। यानी कि जो डीसीजीआई होगा, जो पोस्ट है डीसीजीआई की, ये एक एक्सपीरियंस बंदे की है। इसके लिए कोई वैकेंसी तो आती है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे को रिक्रूट किया जाता है, ना कि किसी एग्जामिनेशन के थ्रू। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अभी हमारे जो डीसीजीआई, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप इनका नाम सुन रहे होगे, डॉक्टर वीजी सोमानी। ठीक है, ये है, आप देख लीजिए।
कि यहाँ पर ये जो चेयर दिख रही है ना, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जो आते हैं, वो कोई मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज में अगर आप रास्ता अपनाते हो, तो जब आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह मिलती है, तो जब बड़े पोस्ट पे आप जाते हो, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पर आप जाते हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये बड़ी पोस्ट जो होती है, इनका एग्जाम नहीं होता, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपको सेक्रेटरी के पोस्ट से फिर एडिशनल और ये स्पेशल सेक्रेटरी इस तरीके से प्रमोट करते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी के। तो लाइक वाइज दैट, उसी तरीके से डीसीजीआई एक एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है। कौन किसके हेड है? सीडीएसईओ के। तो एक क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सीडीएसईओ? सीडीएसईओ इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि डिसाइड करता है ड्रग कब बैन करना है, कब अप्रूव करना है। अब ये बात फिक्स है कि ये केवल अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, बेस्ड ऑन द कमिटीज। तो कमेटी कौन सी होती है? डीसीसी, आपने पढ़ा होगा, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इनके सजेशन के आधार पर ये एक डिसीजन लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा मैंने एक विकिपीडिया से भी इंफॉर्मेशन लिया हुआ है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, देखो यहां लिखा हुआ है हेड ऑफ सीडीएसयू, रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग, जितने भी प्रोडक्ट है इन सब के लिए। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार का एक मंत्रालय है इसके अंदर। और आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भी इसी मंत्रालय के अंदर आता है। यानी कि जो इस मिनिस्ट्री के मंत्री होंगे वही उसको डील कर रहे होंगे, आईपीसी को। और आईपीसी क्या पब्लिश करता है? इंडियन फार्माकोपिया। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की। मैंने आपसे पहले कहा था, अगर आप वीडियोस ध्यान से देखोगे, टाइम दोगे, तो डेफिनेटली ये एक लाइफ चेंजिंग आपकी वीडियो होने वाली है। और बहुत ही कम ऐसी वीडियो जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाली, कहीं आप सर्च कर लो, मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर, जो दूसरी बड़ी पोस्ट जो आती है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट इंपॉर्टेंट आती है। अब ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना, ये दो लेवल पे निकलती है। एक तो होती है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब डीआई की पोस्ट निकलती है, तो वो ज्यादातर जो फूड्स एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनमें निकलती है, या फिर सीडीएसईओ की जो रीजनल ऑफिसेज होती हैं उनमें आपका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे नॉर्दर्न ऑफिस में हो गया, नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस में हो गया, साउदर्न में हो गया, ईस्टर्न में होगा, वेस्टर्न में हो गया। तो इनका रिक्रूटमेंट कौन करेगा? यूपीएससी के थ्रू या फिर एसएससी के थ्रू। सो हु इज गोइंग टू रिक्रूट यू? यूपीएससी, जो कि आईएएस का एग्जाम देती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट यू, दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है ये डीआई की। लेकिन जो स्टेट की वैकेंसी होगी, उसमें स्टेट के पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे सपोज मान लीजिए आप यूपी से हैं, तो यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप उत्तराखंड से, यूके पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। So state public service commission are going to recruit you, या going for the recruitment of the post of state DI examination, जो कि आपके जिले में जिनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए। अब कुछ बच्चों की क्वेरी में कमेंट बॉक्स में देख रहा था, दे वर आस्किंग अबाउट दी सर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी और नॉट। तो मैं आपको बता दूं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी विच टाइप ऑफ वैकेंसी इज देयर। इट इज गोइंग टू बी सेंट्रल वैकेंसी और स्टेट वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी है। दूसरी बात, उसमें दो क्वालिफिकेशन होती है, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है। अभी एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज्यादातर एक्सपीरियंस को हटा दिया गया है। एक्सपीरियंस किसका मांगा जाता है डीआई में? 18 मंथ्स का, यानी कि 1.5 साल का। किसमें? शेड्यूल सी में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल सी, यानी कि पेरेंट्रल्स, इंजेक्टेबल्स, ऑप्थेल्मिक्स, इन सारे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको 1.5 साल का चाहिए होता है डीआई के लिए। लेकिन हर जगह मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दी वैकेंसी टू वैकेंसी। लेकिन अगर मेरा सजेशन मानोगे, तो आपको ये 18 महीने का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो डीआई की वैकेंसीज होती है, वो रेगुलर बेसिस पे हमेशा नहीं आती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप किसी भी स्टेट में भर दोगे, तो इससे आपकी उम्र नहीं निकलेगी। यानी कि अगर हरियाणा में है तो आप हरियाणा में भर दोगे, दिल्ली में है तो दिल्ली में भर दोगे। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा कि कहाँ एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं आ रही है। जैसे कि राजस्थान में, जैसे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर एक्सपीरियंस ज्यादातर नहीं मांगता स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में। तो दो क्वालिफिकेशन होती है, एक इसेंशियल होती है, एक डिजायरेबल होती है। इसेंशियल का मतलब वो क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, बिना उसके कैंडिडेट को वो नहीं लेंगे। तो उसमें लिखा रहता है कैंडिडेट शुड हैव बी फार्मेसी या कैंडिडेट शुड हैव एमएससी। वहां शुड हैव होना ही चाहिए।
डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जैसे आप देखते होगे कि कुछ वैकेंसीज निकलती है, उसमें लिखा रहता है एनसीसी कैडेट बी, एनसीसी यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं, जो एनसीसी कैडेट जिन्होंने किया हुआ है, तो उन लोगों को एडवांटेज मिलता है। अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो डेफिनेटली नॉर्मल कैंडिडेट को दे आर गोइंग टू प्रेफरेंस। तो अगर डिजायरेबल में लिखा हुआ कि पीएचडी कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स हैविंग द एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो अगर उनको नहीं कैंडिडेट मिलता है तो आपको प्रेफर करेंगे, सिंपल सी बात है। बट बेसिकली इसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी फुलफिल्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी इज असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए जितना मैं कोशिश कर रहा हूं इलेबोरेट करने की, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत कुछ मैंने इलेबोरेट इसमें नया किया हुआ। जितना आप लास्ट तक वीडियो देखते जाएंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको लगे तो आप क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम समय है तो वीडियो फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की। अब डीआई ऐसा है तो वो भी किसी की हेल्प से काम करता होगा, तो ही और सी इज गोइंग टू वर्क विद द हेल्प ऑफ एडीआई। तो एडीआई जो है वो डीआई को रिपोर्ट करता है, उससे एक जूनियर पोस्ट है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर। जनरली वही क्वालिफिकेशन होती है जो ड्रग इंस्पेक्टर की होती है, ठीक है। चलिए, अब एक और पोस्ट है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। ये बेसिकली क्या है, दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू ड्रग इंस्पेक्टर। और ड्रग इंस्पेक्टर क्या मतलब, राजस्थान में अगर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, सो इट इज गोइंग टू कम अंडर द नेम ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। पेन चेंज कर देता हूं मैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से। यानी राजस्थान में जो वैकेंसी आ रही है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से आ रही है। आप याद रखिए कि ड्रग इंस्पेक्टर वाली जो प्लेलिस्ट है आप जाके वहां चेक करिए, मैंने कैसे तैयारी करना है, स्मार्ट सिलेबस क्या है, डीसीओ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको कहीं जाने की परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये सारे गवर्नमेंट की अभी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं ये सब गवर्नमेंट की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, याद रखिए कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में बीएससी वाले भी, एमएससी वाले भी, एमबीबीएस वाले भी, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग बीटेक फूड प्रोसेसिंग वाले भी यहां आते हैं। सो केवल आपकी यहां पर एक जो है वो जागीरदारी नहीं है, डेफिनेटली आपको और लोगों से भी कंपटीशन देना पड़ेगा। वहां पर कंपटीशन है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर। मैगी वाला आपको केस याद होगा, एक ऑफिसर ने पूरी वाट लगा दी थी, तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल पोस्ट होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर। पेटेंट ऑफिसर, आजकल जमाने आप देख ही रहे होगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है, ठीक है। आईपीआर एक सब्जेक्ट भी आप फार्मेसी में पढ़ते होगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑनलाइन कोर्सेज भी कराता है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी इस पे कर सकते हो, कुछ पैसे भी लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, तो वाइपो पे आप जो है कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेटेंट ऑफिसर की जो गवर्नमेंट वगैरह वैकेंसीज आती हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। उसमें पेटेंट का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें उस ऑफिस में आपका रिक्रूटमेंट होगा। इसका एग्जाम जो है आप देखना क्या क्या है इसमें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए आप। पेटेंट ऑफिसर। साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट जो पोस्ट है वो बी फार्मा के बेस बेस पर भी ले लेते हैं, एम फार्मा के बेस पर भी लेते हैं, पीएचडी और पोस्ट डॉक के भी। तो कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे आप डीआरडीओ में ई ग्रेड पे आप जाएंगे, इसरो में अगर आप जाएंगे तो आपको बी फार्मा के बेसिस पे ले लेंगे। जैसे आप सीएसआईआर की लैब में जाएंगे, सीएसआईआर की लैब में अगर आप जाते हैं तो वहां जनरली पीएचडी या पोस्ट डॉक को लेते हैं। वो जो बाहर से पढ़ के हम उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग सीएसआईआर की लैब में, या आईआईटीज में जो प्रोफेसर होते हैं वो सारे पोस्ट डॉक या पीएचडी होते हैं, विथ एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। अभी आप सुनते होंगे कि ये सैंपल जो है फोरेंसिक लैब में यहाँ चला गया, तो वहां कौन चेक कर रहा होगा, हैदराबाद भेजा गया, दिल्ली भेजा गया, हु इज गोइंग टू चेक दिस सैंपल, आपके जैसे मेरे जैसा बंदा, दैट इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। और गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोस्ट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होती है, ठीक है। तो अगर आप यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार के हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां आती है, आपको वहां जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट की जो फोरेंसिक लैब होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया जहां पर सैंपल जाते हैं, वहां पर भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां पर भी रिक्रूट हो सकते हो। चलिए, ये तो अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए अभी कितने सारे ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा कि केवल बस मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या फिर आसपास यही धारणा बनी हुई है, अच्छा फार्मेसी कर रहे हो मेडिकल शॉप खोलोगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जानकारी नहीं है
कहीं ना कहीं आपको वो परसेप्शन सोसाइटी में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कब करोगे? जब आप खुद अवेयर रहोगे। ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। तो गवर्नमेंट में दो अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी। ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी, इंश्योरेंस, हर चीज सब कुछ बढ़िया होता है। तो अगर आप कभी आपका शौक रहा हो कभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने का और आप नहीं जा पाए हो, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। एज ए फार्मासिस्ट यू कैन गो देयर। तो जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो पाकिस्तान बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, नियुक्त, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपकी है, ठीक है, जैसे नक्सलाइट वगैरह एरिया में आप देखते होगे, सीआईएसएफ, मेट्रो जो मेट्रो पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सीआईएसएफ वाले होते हैं, असम राइफल्स, एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल नेपाल बॉर्डर पे, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये एसएसबी जो है भूटान और नेपाल बॉर्डर पे है, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे है। जो चाइना वालों की कुटाई हुई है ना वो आईटीबीपी ने की है। तो जब लड़ाई होती कुछ भी होती है तो वहां तो फर्स्ट एड चाहिए या मेडिकल चाहिए, तो मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सब में जाने के लिए आपको एज और फिटनेस बहुत जरूरी है। आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी फिटनेस। एक चीज थोड़ा सा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे दूं कि जो गोरखा उससे आते हैं, रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर नेपाल से आते हैं, अपने इंडिया में जो है ना, भूटान वाले भी वैकेंसी भर सकते हैं, नेपाल वाले भी भर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, थोड़ा सा हाइट उनकी कम है, तो उनके लिए हाइट वगैरह में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो ये सारी चीजें आप पैरामीटर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम, एसबीआई, अभी एसबीआई में फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली हुई थी। एसबीआई, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, इन सब के हॉस्पिटल अपने होते हैं। इफको, इफको जो खाद वाली फैक्ट्री है ना, जैसे फूलपुर में है यूपी में, वहां पर इफको को खुद का हॉस्पिटल है, तो वहां फार्मेसी जो गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर सबकी है। उसके अलावा डीआरडीओ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी, इसरो में फार्मासिस्ट की, अगर इसरो में आप साइंटिस्ट के तौर पे नहीं जा पाए तो एज ए फार्मासिस्ट आप जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको कोई बताता नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो है करना चाहिए। और यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है जिसमें क्लियर कट है। सब लोग क्या कर रहे हैं, नेट से लेके कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है। मैंने इन सब चीजों को महसूस किया है, कुछ एग्जाम्स भी मैंने इसमें दिए हुए हैं। सीएसआईआर के जितने इंस्टीट्यूट हैं वहां पर एक डिस्पेंसरी होती है, वहां पर फार्मासिस्ट बैठता है। आईआईटीज में जो जितने डिस्पेंसरीज है वहां पर है। मेरी एक खुद की फ्रेंड जो है कुसुम, मेरी फ्रेंड जो बैचमेट रही हैं, वो अभी आईआईटी रुड़की में जो है पोस्टेड हैं वो। तो एनआईटीज में जो पोस्ट है वहां पर भी फार्मासिस्ट के तौर पर है। ईएसआईसी में हमारे एक मित्र हैं साउथ इंडिया के, जब मैंने नाइपर से अपना मास्टर्स किया हुआ था एमएस फॉर्म, तो दिनेश जी वहां से तमिलनाडु के वो हैं, हम लोग उनको अन्ना अन्ना कहते थे, साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं। काफी बहुत अच्छा बंदा है वो। और वो जो है अभी दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है, ईएसआईसी में सेलेक्ट हुए हैं। मेरा बैचमेट ही बाबू सिंह जो है वो सीजीएचएस में अभी कानपुर में अपॉइंटेड है। ईसीएचएस मिलिट्री हॉस्पिटल, आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हमारे एक मित्र हैं शुभेंदु यादव, उनका जो है सिलेक्शन हुआ है आरआरबी में। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो इन लोगों से एक बार मुखातिब भी आपको करवाएंगे। ये सारे मित्र हैं हमारे, मतलब जिनको कहते हैं ना लंगोटिया यार। ये साथ वाले अपने दोस्त यार रहे हैं। तो ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो इन लोगों से कभी मुखातिब आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है। जो जिला अस्पताल होता है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहां पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्टेट वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ फार्मासिस्ट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन सब में। एक चीज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये जो सीजीएचएस है ना, इसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी है, तो 25 ईयर ही एज होती है, इसको ध्यान रखना। इसमें एज निकल जाती है बहुत जल्दी, 25 साल तक ही आप दे सकते हो। इन सब पे मैंने वीडियो, ईसीएचएस, ईएसआईसी, सीजीएचएस सब में वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना इसको, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए, कि फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या है। या फिर जो आई बटन आ रहा है मैं वहां से वहां शेयर कर दूंगा, आप जो वहां से देख सकते हो इन वीडियोस को, ठीक है। चलिए, लेक्चरर के लिए देखिए, अब एकेडमिक्स में ये इंस्टीट्यूशन या कॉलेज वगैरह में, इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्राइवेट दोनों में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती है। और ये अभी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी वैकेंसी जल्द में, हाल फिलहाल में आप देखिए 15 सितंबर को आई हुई 2021 में, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, काफी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो लेक्चरर की आई हुई देखिए, यूपी टेक्निकल
टीचिंग सर्विसेज। तो ये सब रिक्रूटमेंट कहाँ होगा? इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है, लेक्चरर की पोस्ट है। जो राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय होते हैं, राजकीय आईटीआई विद्यालय होते हैं जिले में, वहां पर जो रिक्रूटमेंट होते हैं, वहां पर डिप्लोमा वाले की, आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक एग्जाम आप देते हो तो उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एडमिशन होता है। तो वहां पर जो पढ़ाते हैं वो बी फार्मा वाले होते हैं। अब देख लीजिए इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये मैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई फेक वेक डेटा नहीं है, इट्स अ ट्रू डेटा। देखिए लेवल 9A से आप एंट्री करते हैं तो ये एंट्री ग्रेड है। इसके अलावा आपको टीए डीए मेडिकल सब मिलेगा तो 60 65 70 हजार तक पहुंच जाएगी। समझ गए? ये बेसिक आपका है। बी फार्मा विद फर्स्ट क्लास, देखिए बी फार्मा के बाद है ये। उसके बाद टेक्निकल, अब देखिए अगर मास्टर्स हैं तो आपका लेवल 10 से शुरुआत होगा, थोड़ी सी सैलरी आपकी बढ़ के ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आप मास्टर हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ एज, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ एडवांटेज ओवर हियर ऑन बी फार्मेसी। चलिए, उसके अलावा देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये सारी प्राइवेट ऑप्शन भी होते हैं, गवर्नमेंट भी ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट में कहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, जैसे बीबीएयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने यूपी में, ठीक है, बीएचयू। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कैसे आते हैं? वो या तो जीपैट के थ्रू आ जाते हैं वो, या फिर नेट जेआरएफ उन्होंने दिया होता है, लेक्चरर के लिए दिया होता है, वो आ जाते हैं, या फिर वो उनका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली होता है तो वो हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स चाहिए होता है, लेकिन अगर आप पीएचडी हैं तो वेल एंड गुड। एसोसिएट के लिए पीएचडी मांग लेते हैं या फिर मास्टर्स विथ एक्सपीरियंस होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी इन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये हमारे मित्र हैं अखिल, इन्होंने शेयर किया हुआ था तो उनसे कुछ डेटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चांसलर, जो चांसलर होगा, जनरली जो ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल महोदय होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं चांसलर। और वाइस चांसलर जो उनको नियुक्त किया जाता है, डीन, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे होगे यहाँ पर, ठीक है। ये डीन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है, ठीक है। कहाँ से एंट्री पॉइंट आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है, देख लेना है इसको, ठीक है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अब देखिए हायर स्टडीज, कुछ लोग डिप्लोमा बी फार्मा करके एम फार्मा पीएचडी के लिए जाएंगे। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? एम फॉर्म, ठीक है, एम टेक, याद रखिए एम टेक भी करते हैं लोग, ठीक है, एम टेक बायोटेक ये भी लोग करते हैं। एम एस फॉर्म, जो कि मैंने किया हुआ है, एम एस फॉर्म डिग्री, रिसर्च डिग्री है ये, ठीक है। उसके बाद फार्मा एमबीए, फार्मा एमबीए, अगर किसी को एमबीए करना है तो फार्मा एमबीए जा सकता है वो, जैसे नारसी मुंजी है, जिसको निम्स हम लोग कहते हैं, नाइपर मोहाली एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है, नाइपर मोहाली हैदराबाद में सीट है इसकी, आप जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर द डॉक्टरेट प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के लिए आप जा सकते हो, और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक के लिए। तो जितने भी सीएसआईआर की लैब हैं वो पीएचडी के लिए भी पीएचडी भी कराती हैं और साथ साथ पोस्ट डॉक भी कराती हैं। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, पीएचडी यहाँ से करते हैं अगर उन्हें अच्छी जगह जाना है, पोस्ट डॉक कहीं बाहर से, फ्रांस से कर लिया, जर्मनी से कर लिया, यूके से कर लिया। अगर आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे एग्जाम आपको क्रैक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जीपैट एग्जाम, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप फार्मेसी में है डेफिनेटली यू नीड टू क्रैक द जीपैट एग्जामिनेशन। जीपैट से बढ़िया ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर नाइपर जेई। तो जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने रिक्रूटमेंट जो जिस तरीके से मेरा हुआ था, आई हैव क्रैक द नाइपर जेईई, ठीक है। उसके अलावा सीएसआईआर का यूजीसी नेट, इसमें पीएचडी के थ्रू भी, लेक्चरर के लिए भी, दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी फॉर्म आया हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैं डिटेल इस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। गेट, गेट के थ्रू एमटेक पीएचडी दोनों के लिए। तो अगर आप गेट निकालते हो तो गेट के थ्रू आपका एडमिशन आईआईटीज में होगा। तो आप आईआईटी से अगर पीएचडी करने का सपना रखते हैं तो डेफिनेटली यू शुड क्रैक दी गेट एग्जामिनेशन। लाइफ साइंसेस से होता है और केमिकल साइंसेस से होता है, फार्मेसी के लोग जनरली प्रेफर करते हैं, ठीक है। टाइफर, टाटा का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाइफर मुंबई में है ये। बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इनका कैंसर हॉस्पिटल भी है, बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और ये सीएसआईआर की जितनी भी लैब आपकी हैं, सीडीआरआई है, सीमैप है, जितनी भी लैब है, सब में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा सीएसआईआर के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन
साल भर में 2 बार होता है, एक ठंडी वाले सेशन में होता है, गर्मी वाले सेशन में होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आईआईएससी, अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग आई है, तो उसमें आप देख रहे होगे कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, ये आईआईएससी बेंगलुरु में है, बहुत ही वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। इसमें एडमिशन ज्यादातर ये लोग आईआईटीज के थ्रू लोग बच्चे जाते हैं इसमें, ठीक है। मणिपाल, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन साइड द इंडिया, मणिपाल अपना खुद का एंट्रेंस कराता है। बिट्स पिलानी की आप रैंकिंग देखें, जो बिट्स सेट के हिसाब से टेस्ट कराता है, इसको आप पास करेंगे। डिप्सार, पहले एक कॉलेज था, अभी ये डिप्सार यूनिवर्सिटी हो गया है, ये डिप्सार यू के नाम से हो गया, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, राइट नाउ इट इज यूनिवर्सिटी डिप्सार यू के नाम से। जामिया हमदर्द, एनआईआरएफ रैंकिंग में फार्मेसी में नंबर 1 पे चल रहा है जामिया हमदर्द, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गुड ऑप्शन। तो यहाँ का एग्जाम क्रैक करेंगे, यू कैन गो फॉर द मास्टर्स, यू कैन गो फॉर द पीएचडी। आईआईटी बीएचयू, अगर आपका सपना, केवल आईआईटी बीएचयू ही एक ऐसा है जो मास्टर की डिग्री फार्मेसी में, पीएचडी की डिग्री आईआईटी की देता है। तो अगर आपका सपना है कि आप आईआईटी से पढ़ाई करें फार्मेसी में, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दी आईआईटी बीएचयू, ठीक है। एम्स, अब एम्स कई सारे एग्जाम कराता है, एम्स एमएससी वालों के लिए भी कराता है, एम्स फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्माकोलॉजी से मास्टर्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको एम्स का फार्माकोलॉजी वाला एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। एम्स में फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज आती हैं, ये सब भी आपको देना चाहिए। जेएनयू में जो एमएससी होता है ना, जेएनयू में खाली पॉलिटिकल साइंस और इसकी पढ़ाई नहीं होती, जेएनयू में राजनीति ही नहीं खाली होती, जेएनयू एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन है। आपकी निर्मला सीतारमन जी, आपके एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब यहीं के दिमाग हैं ये लोग, जेएनयू के, दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन साइड इंडिया है। तो अगर आप एमएससी वगैरह के लिए बी फार्मा के बाद जाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द जेएनयू। उसके अलावा एमएससी वगैरह के लिए आप डी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी डीयू में जाना चाहते हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद अब डीयू एंट्रेंस लेने वाला था, पहले मेरिट सिस्टम था, 99 100% मेरिट चली जाती थी, बच्चे इतना नंबर भर भर के ला रहे हैं, ठीक है। तो अब रिक्रूटमेंट करने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो डेफिनेटली दे आर ऑप्टिंग फॉर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक हैं, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं और पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं, जैसे ACSIR, ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ACSIR के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ मूक्स कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, जिसमें आप जो है बी फार्मा करते करते या फार्मा करते करते उनको कर सकते हो। तो स्वयं है, उस पे एनपीटीएल के कोर्सेज हैं, एआईसीटी के कोर्सेज हैं, आप सॉरी रजिस्टर्ड करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इस पे। आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक के, ऑक्सफोर्ड तक के ऑनलाइन कोर्सेज, अपग्रेड वगैरह सारी चीजें आप जो ऑनलाइन कोर्सेज करके अपने स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। यू आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, सो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न द स्किल ऑफ 21st सेंचुरी, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड, ठीक है। ये कुछ लिस्ट मैंने देने की कोशिश की है, ये हमारे मित्र हैं, अखिल जी को ही हम क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि अखिल जी ने ही सब कुछ रिसर्च किया हुआ। इसमें देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जीपैट कितना स्कोर करीब होना चाहिए, कितनी रैंक होनी चाहिए, क्या फीस है, कितना पैकेज करीब ये दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान थोड़ा देखना पड़ेगा। नाइपर मोहाली से, अभी नाइपर मोहाली ने तो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हुए हैं। आईटीबीएचयू मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है, फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये। डिप्सार का डिस्कशन मैंने किया, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई में है, बिट्स पिलानी, जामिया हमदर्द, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, कितनी करीब अप्रोक्सीमेटली इनकी फीस है और कितनी रैंक करीब कितनी होनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है इनका, एंट्रेंस लेते हैं कि जीपीटी स्कोर कार्ड और इंटरव्यू होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। चलिए, उसके अलावा और भी जो जीपैट स्कोर कार्ड के अलावा जो ऐसे कॉलेज है जो जीपैट स्कोर कार्ड के बेसिस पे लेते हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहां पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मेरे ही सीट पर एक मेरे मित्र उनका सिलेक्शन फिर हुआ, अमरेंद्र तिवारी, ठीक है। महाराजा सजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ये भी एक बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन साइड इंडिया है, ठीक है। बिरला बीआईटी मेसरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। जेएसएस ऊटी एंड मैसूर, अलामीन कॉलेज, डॉक्टर हरि सिंह गौर, सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, दीज आर द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट, इन सबको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जीपैट निकालने पे जीपैट का बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो,
और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे जीपैट नहीं निकाल पाते हैं। तो नॉन जीपैट कैंडिडेट के लिए क्या-क्या बेस्ट कॉलेजेस हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेफिनिटली यू शुड वॉच दैट वीडियो, ठीक है? इस चैनल को अच्छे से तभी आप यूटिलाइज कर पाओगे जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे और अपने इंटरेस्ट की वीडियो देखो कि आपके इंटरेस्ट की कौन-कौन सी वीडियोज हैं, उसको जा जाके देखो, आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो उस पे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, अब ये मास्टर्स कोर्सेज जो एम फार्मेसी होता है, कहाँ-कहाँ होता है? क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिसेस, फार्मास्यूटिक्स, ये ब्रांचेज आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज़ करके, विजिलेंस, कैड और इन सब में, ठीक है? किसके लिए ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, जो डिमांड में है, यहाँ पर देखिए ये सब डिमांड में, ये सब 4 ब्रांचेज आपको वहाँ डिमांड में, ठीक है? इंडस्ट्रियल कोर्सेज जो इंडस्ट्री के थ्रू कराते हैं ये लोग, देखिए ये सब, दीज़ ऑल आर द कोर्सेज। वीडियो को पॉज़ करके एक बार इसको पढ़ना है, अदरवाइज़ ये वीडियो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बहुत ही लंबी हो जाएगी, आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है इसको। चलिए, कुछ लोग जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी कुछ सजेशन है, आप जो है ये सारी बुकें जो हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी अदर बुक्स हैं, कुछ वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। हमारे एक टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है, डॉक्टर संजार आलम सर, बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है उनकी। तो डेफ़िनेटली हमने भी उनकी बुक से पढ़ाई की हुई थी, तो आप भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है? बाकी मैंने कहा था मास्टर्स में एक तो प्लेन एमबीए होता है, एक फार्मा एमबीए होता है। फार्मा एमबीए में क्या है, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लेन एमबीए वाला भी एंट्री कर सकता है और फार्मा एमबीए वाला भी एंट्री कर सकता है। तो अब ये प्लेन एमबीए कई जगह से होता है, आपको कैट, मैट, जेट, सीमैट, ये सब एग्जामिनेशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इन सब की फीस थोड़ी अच्छी होती है और काफी अच्छे लेवल की होती है। बाकी फार्म में भी अब नाइपर मोहाली से, नाइपर जेई से, निम्स कराता है, ये सब आप देख लीजिए, कहाँ-कहाँ से, मिडकॉन, ठीक है? स्टीवंस स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सब कराते हैं फार्मा एमबीए, ठीक है? इन सब की आप देख लेना जाके क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। क्या-क्या फ़ायदे हैं, जनरल एमबीए आप करते हो और फार्मा एमबीए करते हो। तो यहाँ पर देख लो मार्केटिंग में, देखिए डेफ़िनेटली अगर आप फार्मा एमबीए किया हुआ है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जा रहे हो, डेफ़िनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ एज, आपको फ़ायदा मिलने ही वाला है, इन कंपैरिज़न टू प्लेन एमबीए। आपका प्रमोशन से लेके आपके जितने भी हायर पोस्ट पे आपका प्रमोशन होगा, सब चीज़, ये सीआरओ वगैरह, सब चीज़ें जितना भी आपको ये देखने को मिला, सब बिज़नेस डेवलपमेंट में, इन एंटरप्रेन्योरशिप में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है? हेड ऑफ ऑपरेशन, पीएसयूज, सीईओ, आप सुन रहे होगे कि इंडिया पे जो जितने टॉप सीईओज वर्ल्ड के हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कुछ भी हो, सबके सीईओज हैं, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ये सब, ठीक है? इंडस्ट्रियल हाउसेज में, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जनरल एमबीए करके आप यहाँ पर आपके लिए मौके मिल सकते हैं। अब देखिए, अब पीएचडी की थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि कुछ बच्चे जो है पीएचडी के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे। मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आई एम टारगेटिंग डी फार्मा कैंडिडेट, फार्मडी कैंडिडेट, बी फार्मा कैंडिडेट, मास्टर्स, पीएचडी इन पोस्ट डॉक, इवन पोस्ट डॉक। तो ये सारे कैंडिडेट जो है मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो पीएचडी में कहाँ-कहाँ, देखिए टाइफर के लिए मैंने जो है आपको बताया हुआ था कि टाइफर, इट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू पीपल, ठीक है? टाइफर मुंबई में इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है, 5 साल का इनका पीएचडी कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड करोगे तो 6 साल भी है, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट, ये कौन-कौन सा नेशनल एग्जाम है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब आता है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, टेस्ट पैटर्न क्या है, क्वालिफाई कैसे होता है, फेलोशिप कितनी मिलती है। इन सबको ध्यान से आपको वीडियो को पॉज़ करके अच्छी क्वालिटी पे देखना है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर आए। जैसे सीएसआईआर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सीएसआईआर यूजीसी नेट का फॉर्म आया है। बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और भी स्ट्रीम्स होता है, लेकिन जनरली द कैंडिडेट ऑफ फार्मेसी प्रेफर लाइफ साइंसेज और दिस बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज, ठीक है? पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो आप ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। कौन-कौन से सीएसआईआर के लैब, ठीक है? ये सारी चीज़ें। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। आप लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। जब लेक्चरर की पोस्ट आएगी, आपने सीएसआईआर का ये यूजीसी नेट जो आपने क्वालिफाई किया हुआ, डेफिनिटली यू आर गोइंग टू एलिजिबल फॉर दी बोथ। तो सबसे स्टार्टिंग जो पोस्ट आपकी होती है ना, वो जेआरएफ की होती है, जूनियर रिसर्च फेलो, फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर 3 साल का होता है सीनियर रिसर्च फेलो, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है? अभी जूनियर रिसर्च फेलो जैसे 31,000 प्लस 20% एचआरए है, एसआरएफ के लिए आपका 35,000 प्लस एचआरए है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा इसके बारे में।
ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि जो CSIR UGC नेट का फॉर्म आया हुआ, देखिए 3/12/2021 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये नोटिफिकेशन आई हुई है। कब एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न क्या है, टेस्ट पेपर क्या है। देखिए यहाँ मैं बता रहा था ना, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज। तो एक बार इस वेबसाइट पे आपको जाके विजिट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एक मेन मोटी मोटा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यही दे दिया है। कौन एग्जाम इसका कंडक्ट कराता है? एनटीए कराता है। एनटीए ज्यादातर करा रहा है, ये कैट वर्ड जीपैट सब एनटीए करा रहा है, नीट आईआईटी सब नीट यही करा रहा है। ठीक है। उसके अलावा ACSIR जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वाला प्रोग्राम अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें जितनी भी है सब आपको मिलेगा। ये CSIR के हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखो एडमिशन टू PhD साइंस, PhD इंजीनियरिंग, एमटेक, MSc, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, यानी कि 2 साल प्लस 3 साल इंटीग्रेटेड कोर्सेज, एमटेक PhD, एम फार्मा PhD। तो ये भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, ACSIR कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, आपको इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखना है, इनकी वेबसाइट को आपको विजिट करके देखना है। चलिए, वैसे ही एक आपको मैंने आपको बताया था ना कि इंस्पायर इंस्पायर फेलोशिप जो है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इनोवेटिव प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड मैनेज बाय DST। इंस्पायर यूथ के लिए है, PhD कोर्सेज के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर दैट। मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था कि जैसे जैसे वीडियो मूव होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि YouTube के हिस्ट्री में अब तक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई अभी तक इस तरीके से डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, और ना ही आपको इतनी फील्ड के बारे में जानकारी होगी शायद। शायद नॉन एम फार्मा कोर्सेज भी बच्चे करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, एमटेक या MSc स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, तो उसमें गेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी JNU का दे सकते हो, एम्स का दे सकते हो, देखो आप BHU दे सकते हो, ICMR दे सकते हो, CF जैम दे सकते हो, जानसार दे सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, इन सब में सो दीज आर नॉन फार्मेसी कोर्सेज। यू कैन गो फॉर दी यू कैन गो आफ्टर द बी फार्मेसी, ये सारी चीजें। बाकी इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कैटेगरी है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जो HPLC चला रहे हैं, UV चला रहे हैं, या लैब में कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। वो आप यकीन मानिए इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, कई कई जगह तो साइंटिस्ट से ज्यादा इनकी सैलरी होती है, जो टेक्निकल असिस्टेंट CSIR की लैब में या IITs की लैब में होते हैं। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट में सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो CDSCO के अंडर में, वहां पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। WHO से भी आप एसोसिएटेड होकर काम कर सकते हो एज ए टेक्निकल असिस्टेंट या एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ISO जो कि एक्रीडिटेशन वाला काम करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, दीज आर दी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। शायद आपको कोई बताने वाला नहीं अब तक, या कोई बताया नहीं आया होगा आपको शायद, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि मुझे सारी चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को। देखिए फार्मेसी फील्ड कितनी बड़ी, एक छोटी सी फील्ड है। डेफिनेटली हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी से बोर हो गए हैं, आई कैन नॉट से बोर, बोर तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है मेरे पास, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक अल्टरनेटिव पाथवे आपके पास है। अगर आप सोसाइटी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप इस देश की सेवा एक फार्मासिस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं, एक आम नागरिक के तौर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि मोर पावर कम्स विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अगर आपको बड़ी पोस्ट, आपको ताकतवर पोस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे रिक्रूटमेंट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज की सर्विसेज के लिए, IAS के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS जो DGP होते हैं। ठीक है, ये रॉ के जो हेड वेड होते हैं, ये लोग सब IPS वाले होते हैं। BSF कैड जो सब IPS होते हैं। ठीक है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। एक होता है IFOS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो भारत के राजदूत अमेरिका में, भारत के राजदूत इजराइल में, वो कौन होता है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज से होते हैं वो। ठीक है, वो ये UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, अब जैसे डिफेंस फोर्सेज में आपको जाना है, तो NDA एक ऑप्शन आपके लिए होता है। डिफेंस फोर्सेज में आप जा सकते हैं, जिसमें कि
अलग अलग फोर्सेस के लिए आप जा सकते हो। इसकी एज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, एज इसकी कम होती है, आप एयर फोर्स में भी मिलिट्री में भी है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट CAPF, ठीक है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, ये भी इट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑप्शन CAPF, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपी PCS हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उत्तराखंड PCS हो गया, MP PCS, छत्तीसगढ़ PCS, जो SDM और ये सब आपने सुना होगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब RTO, सब यही सब पोस्ट होती हैं। SSC, अब SSC कैसे एग्जाम लेता है? SSC CGL के थ्रू एग्जाम लेता है। हर साल SSC CGL का एग्जामिनेशन निकलता है, फॉर्म, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत मालदार पोस्ट है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, SSC के थ्रू आती है। सो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दिस ऑप्शंस एज वेल। अदर्स में वही मैंने आपको बता दिया, SSC CGL में इनकम टैक्स ऑफिसर, नारकोटिक्स। उसके अलावा बैंकिंग में आप IBPS या फिर SBI PO, ठीक है, इन सब की पोस्ट आती रहती है, आप इन सबको भी भर सकते हो। डिफेंस में आप जा सकते हो, रेलवे, अभी NTPC की पोस्ट आई है बहुत सारी, ग्रुप D की पोस्ट आई है, ग्रुप C की पोस्ट आई है। डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दीज ऑप्शंस एज वेल। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए गवर्नमेंट भी ऑप्शन है, प्राइवेट ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस आर देयर। जैसे आप स्वास्थ्य केंद्र की दवा खाते हैं तो उस पर लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस गवर्नमेंट लेबोरेटरी। तो ये जो गवर्नमेंट सरकारी दवाइयाँ होती है ना, वो सरकारी इंडस्ट्री में भी बनती है, या प्राइवेट में बनती है तो वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग बनती है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट से ज्यादातर एसोसिएटेड है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है, यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज? ये फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। और फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, टैबलेट सेक्शन है, कैप्सूल सेक्शन है, पैरेंटल सेक्शन है, सॉल्यूशन है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, टैबलेट बन गई तो चेकिंग करना है, सिरप बन गया तो चेकिंग करना है, हु इज गोइंग टू चेक दिस? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। फार्मेको विजिलेंस, ADR मॉनिटरिंग में ऑफिशियल जॉब है, आपको डेटा फिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, मेडिकल राइटिंग, इन सब में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से, फिर एक एक करके अलग अलग चीजों के लिए। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं फटाफट, ताकि मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर सकें। मेडिकल कोडिंग, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, API, अभी आप सुन रहे हो जब चाइना से लड़ाई चल रही है तो ज्यादातर API जो कच्चा माल है पैरासीटामोल बनाने का, कोई भी दवा का, वो ज्यादातर चाइना से आ रहा है। हम लोग डिपेंडेंट है, हालांकि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जो है हम लोग डिपेंडेंट है। तो हम लोग को आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, और प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, एनालिटिकल बायोलिटिकल डिपार्टमेंट, मास्टर्स वाले ज्यादा जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक डिपार्टमेंट इज देयर, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज देयर, बी फार्मा वाले बंदे वहां पर जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल, ये जो ना CROज, आपको ये CROज वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, सब ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉर यू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग फॉर यू। आप वेट क्या कर रहे हैं, आप जाइए वहां पर, देखिए इन सब चीजों के बारे में थोड़ा। सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको बता दूं कि सेल्स इज डिफरेंट थिंग एंड मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। मार्केटिंग में बेसिकली यू आर गोइंग फॉर मेकिंग स्ट्रेटजीज, एंड सेल्स में यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद द कस्टमर एंड डॉक्टर्स एंड द स्टॉकिस्ट। मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्स में जैसे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट आ गई, मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होती है, बड़ी मालदार पोस्ट होती है, फार्मा MBA वाले जनरली जाते हैं यहाँ पर। मैनेजरियल पोस्ट में आप सबसे बड़ी पोस्ट पे CEOs के तौर पे जा सकते हो, MD के तौर पे जा सकते हो, रीजनल मैनेजर के तौर पे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे, जोनल मैनेजर के तौर पर, ठीक है। हेड ऑफ ऑपरेशन हो सकते हो मल्टीनेशनल कंपनीज में आप। तो ये सारी चीजें, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर दैट। एक मैंने चार्ट के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश की है सेल्स एंड मार्केटिंग में कि क्या क्या है, इसको आप थोड़ा देख लेना कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, कैसे कैसे कौन कहाँ कहाँ किसकी हायरार्की दिखाने की कोशिश की गई है, कि कौन सी पोस्ट मालदार है, कौन सी बड़ी पोस्ट है, ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेल्फ बिजनेस, कहते हैं ना कि दूसरों की नौकरी करने से बढ़िया अपनी छोटी नौकरी हो, खुद के बॉस बनो। कुछ लोग, आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कि बी ए जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर, ठीक है। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, CFA, रिटेल फार्मासिस्ट, अपनी शॉप खोलिए, स्टॉकिस्ट, बड़ा बिजनेस डालिए, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप वगैरह, 1MG आप देख रहे होगे, फार्मी जी आप एड
दुनिया भर के भर भर के ऐड आप देख रहे होगे फार्मी जी 1 mg का। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर स्टार्टअप्स। जोमेटो का आप देख रहे होगे, स्विगी का देख रहे होगे, ग्रोसर्स का देख रहे होगे, दीज आर व्हाट, दीज आर स्टार्टअप्स। ओला आप देख रहे होगे, उबर देख रहे होगे, दीज आर स्टार्टअप्स। सो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ऑनलाइन फार्मेसी, सारा जमाना जो है ऑनलाइन पे इस पैंडेमिक के टाइम पे है, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द स्टार्टअप, डेफिनेटली यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द स्टार्टअप। कंसल्टेंसीज के तौर पे काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग काम करते हो आप, वो भी काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर सकते हो। दीज आर द मल्टीपल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर वेटिंग फॉर यू पीपल। यस, नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस सेक्शन के लिए जो है मैं इस क्रेडिट जो है अपने मित्र को देना चाहूंगा, जो कि अखिल है, हमारे मित्र बहुत ही अच्छे हैं, मास्टर्स के हमारे मित्र रहे हैं, केमिस्ट्री से उन्होंने किया है। उसके अलावा मेरे दो कलीग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी उनका वैल्यूएबल इनपुट रहा है, जिसमें कि हमारे सिद्धार्थ सर हैं, जो मेरे साथ एक कलीग के तौर पर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें उनसे भी मैंने सीखी है। तो सिद्धार्थ माजी सर हैं, बाकी एक मैम है, मैम से भी हमने काफ़ी सीखा है, सुरभि शर्मा मैम है हमारे साथ जो है कलीग के तौर पर काम कर रही हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम दीज पीपल्स। तो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा मेरा जो मैंने रिसर्च किया है, उस एक्सपीरियंस पे जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उस चीज को। अब फॉरेन ऑप्शन, आप दो आपके पास ऑप्शन हो सकती है, या तो आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, या फिर आप जॉब करने जाओगे। दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो या जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए। टॉफेल एग्जामिनेशन, टॉफेल, आइलेट्स, जीआरई, ये जो तीनों एग्जामिनेशन है, दीज आर लैंग्वेज एग्जामिनेशन। अब बाहर करने जा रहे हो तो भोजपुरी में तो बतियाओगे नहीं वहां पर, सहारनपुरी भाषा में तो बोलोगे नहीं आप, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप बोलोगे नहीं वहां पर। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द इंग्लिश लैंग्वेजेस। सो यू नीड टू क्रैक दीज एग्जामिनेशन, टॉफेल, आइलेट्स, जीआरई। अगर आप दुबई में काम करना चाह रहे हो फार्मासिस्ट के तौर पे या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे, डेफिनेटली यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम, डीएचए फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन इज देयर, ठीक है, जॉब के लिए आपको। चलिए और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। मैंने पहले कहा कि इस सेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाएगा वो हमारे मित्र को, अखिल जी को जाएगा। उसके बाद हमारे दो कलीग हैं, जिसमें कि हमारे मित्र हैं सिद्धार्थ मांझी जी, बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट उनका रहा है। सुरभि शर्मा मैम है, जिन्होंने की भी काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट दिया है उन्होंने, मतलब मैंने सीखा उनसे, कभी डिस्कशन करते करते चीज़ें मैंने उनसे सीखी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से क्यों ना ये चीज़ें साझा की जाए, जो है किसी का भी तो भविष्य सुधरे, चीज़ें समझ में आए। चलिए, अगर आप बाहर के लिए सोच रहे हैं, मास्टर्स के लिए या कुछ भी सोच रहे हैं, तो आपको 10 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि हमारे मित्र अखिल जी ने सुझाया है, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। आपकी नेसेसरी प्री रिक्विसाइट्स क्या है, फ्यूचर करियर आप क्या देखना चाहते हो, कौन कौन सी स्किल पे काम करना पड़ेगा आपको। स्कॉलरशिप, फॉरेन में आप जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द स्कॉलरशिप। सेल्फ फाइनेंसिंग जाओगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाए आपको, ठीक है, रहने तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दैट इज वेल एंड गुड ऑप्शन। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, कितना बजट आएगा कितना, क्योंकि अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत पढ़ाई महंगी है। वहीं आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या फिर ये नॉर्वेजियन कंट्रीज में आप चले जाओगे, जितनी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर सोशलिस्टिक सिस्टम ज्यादातर है, एजुकेशन सस्ती है, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। लेकिन अमेरिका से पढ़ाई करना इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैसी है वहाँ पर, क्या क्या क्वालिफिकेशन जो कि आप ट्रांसफरेबल है इंडिया से, क्या क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेदर क्लाइमेट क्या है। कुछ लोग कनाडा को प्रेफर कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं। हमारे कई मित्र भी हैं जो अभी और कई हमारी बैचमेट भी रही हैं जो बाहर से पढ़ के आई हुई हैं कई लोग, और काफ़ी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस उनसे सीखा है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे स्लाइड को आपको ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखना है, इंपॉर्टेंट है। जीआरई मैंने आपको बोला ना, जीआरई क्या है, बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज एग्जामिनेशन। देखो, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपको किसी ये सारी जितने भी आपको इस ग्रेजुएट स्कूल या डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है, तो ये सारी चीजें इसके अप्लीके की सुटेबिलिटी टेस्ट की जाती है कि क्या कितना उसकी स्किल वगैरह है, क्या क्या सारी चीजें, उसकी बोलने की रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। ड्यूरेशन इस एग्जाम का क्या है, टेस्ट कंटेंट क्या क्या होता है, कितना कॉस्ट करीब पड़ता है, कितना स्कोर कार्ड इसका कब तक वैलिड होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा एक मोटी मोटी जो है मैंने
डालने की कोशिश की है। टफेल जिसको हम लोग बात करते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये भी एक एफिशिएंसी चेक करने के लिए आपकी इंग्लिश वगैरह क्या है, कैसे पर्पज क्या है इसका, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ड्यूरेशन कितना होता है, टेस्ट कंटेंट कितना होता है, कितने पैसे लगते हैं फॉर्म वगैरह के, वैलिड क्या है, ये सारी चीजें। आइलेट्स कि कितना लिखने में आप प्रोफिशिएंट है, कितना बोलने में प्रोफिशिएंट है, कितना पढ़ने में यू आर प्रोफिशिएंट, ठीक है, कितना एफिशिएंट आप जो है इन सब चीजों में है। प्रोफिशिएंसी बेसिकली दे आर चेकिंग, ठीक है। तो बाहर हायर स्टडीज में आप जाओगे, न्यूजीलैंड में जाओगे, कनाडा में जाओगे, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। तो यू नीड टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा कुछ अगर आप फॉरेन आपको एडमिशन लेना है तो जाहिर सी बात आप कुछ रिसर्च भी करोगे। तो रिसर्च आपको करना चाहिए, कौन कौन से ऑनलाइन फोरम्स है, कौन कौन सी वेबसाइट है आपके लिए। डेफिनेटली यू शुड डू रिसर्च ऑन दैट। यूएसए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये स्टूपिसिड है, एमएस इन यूएस है, एडुलिक्स है, कनाडा के लिए आपको ये एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ कनाडा, यहाँ से आपको देखना चाहिए। फॉर जर्मनी यू शुड गो फॉर दैट, फॉर यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। सो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को। कुछ रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, फार्मा ट्यूटर एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिसके बारे में आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। जीपैट इंडिया एक गुड ऑप्शन है, इंडिया गवर्नमेंट जॉब, जागरण जोश भी काफी इंपॉर्टेंट, सरकारी रिजल्ट जो है ये काफी, ये दीज वेबसाइट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, दैट इज ऑल्सो ए गुड वेबसाइट। तो आपको ये सब सारी चीजें देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगा, ये हमारे मित्र अखिल जी ने जो है शेयर किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप जो है अपना प्रोडक्टिव स्टफ में इन्वेस्ट करिए टाइम को। द द की इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन्वेस्टिंग इट। टाइम को काटिए मत, इन्वेस्ट करिए, एक-एक मिनट को इन्वेस्ट करिए। गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। ज़िंदगी को जीना है, काटना नहीं है, ठीक है? बाकी कुछ रेफरेंसेस मैंने गूगल से काफ़ी चीज़ें ली, कोरा से भी लिया है, जीपैट इंडिया से लिया है, फार्मा ट्यूटर, ईटीएस, साइंस डायरेक्ट, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सोर्सेज आई हैव कवर्ड। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको शायद ही यकीन हो पाए। आप इस चीज को देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको शायद ही इतनी इंफॉर्मेशन मिले, और इतना कोई कोई नहीं डाला। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा भ्रमित है, उनको कुछ पता ही नहीं है ढंग से। बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं, वो पूछते हैं सर ये क्या है, सर कैसे है, सर कैसे है। आप कहोगे सर आपके लिए क्या फायदा, मेरे लिए यही फायदा है कि आपकी जिंदगी सुधरेगी। अगर मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन अगर जोड़ पाऊँ, कुछ आपकी लाइफ में कुछ एनहांसमेंट कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि और बच्चों में, एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस आए थोड़ी-सी फार्मेसी प्रोफेशन को लेके। बच्चे समझें, थोड़ा-सा फार्मेसी की क्वालिटी बढ़े, ठीक है? बच्चे अपना मैक्सिमम पोटेंशियल, जब उन्हें ऑप्शन ही नहीं पता होगा, तो आप फार्मेसी में बेस्ट पोज़ीशन पे कहाँ जा पाओगे? बेस्ट डिसीजन फार्मेसी में तभी आप ले सकते हो जब आपको ऑप्शंस पता हो। फिर उन ऑप्शंस में से आप देखोगे कि मेरे पास क्या स्किल है, मेरे पास क्या टैलेंट है। आपकी स्किल उस प्रोफेशन से, उस टॉपिक से मैच कर जाएगी, तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। कुछ लोग रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूं कि वन साइज कैन नॉट बी फिट्स फॉर ऑल। आप सभी से रिसर्च नहीं करा सकते, आप सभी से एकेडमिक्स नहीं करा सकते। जो बच्चा, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ सेशन ऑफ काउंसलिंग। जो बच्चा रिसर्च में है उसको रिसर्च में फोकस करिए कि रिसर्च में जाए वो। जो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है, ही और शी शुड गो फॉर द एकेडमिक्स। जो बच्चा गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है, ही और शी शुड गो फॉर द एकेडमिक्स। जो बच्चा अल्टरनेट फील्ड के लिए देख रहा है, डेफिनेटली ही और शी शुड गो फॉर द अल्टरनेटिव फील्ड, ठीक है। वन साइज कैन नॉट फिट्स फॉर ऑल। मैं बार बार कहता हूं, ये नहीं फिट हो सकता है। और यही हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारे जो सीनियर है यही गड़बड़ करते हैं कि थोपते हैं। थोपना नहीं है आपको, बच्चे की स्किल देखिए कि बच्चा कहाँ इंटरेस्टेड है, क्या इसकी स्किल है। आपने स्किल में देखिए आपकी स्किल। अब देखिए, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, अभी वेब सीरीज हो, कोई भी वेब सीरीज हो, बड़े प्यार से आप देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगता 2-3 घंटे, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आप वॉशरूम तक नहीं जाते, अगर अच्छी मूवी है तो पेशाब करने भी नहीं आप जाएंगे, कितनी भी लगी रहे आपको, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन अगर जबरदस्ती, अगर मेरा रिसर्च में मन नहीं है, मेरे से रिव्यू आर्टिकल लिखवाओगे, रिसर्च लिखवाओगे, और ये सब कराओगे, तो कोई भी नहीं एफिशिएंट कर पाएगा ये सब चीजों को, ठीक है। तो
कहने का ये मतलब है कि जिसका जो पोटेंशियल है, जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, अगर आप उसको वो काम देते हो, उसका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ही और शी शुड गोइंग टू डू द बेस्ट इन दैट फील्ड। सो लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा कि फार्मेसी प्रोफेशन इज नॉट ऑल अबाउट ओपनिंग अ मेडिकल शॉप। एक मेडिकल शॉप खोलने जैसा नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, आपको सीखने की जरूरत है। और सोसाइटी में जो परसेप्शन है ना मेडिकल वाला, एमआर वाला, यू नीड टू चेंज। चेंज कब होगा? जब खुद आप करोगे, जब अपनी फील्ड के बारे में जानोगे, दूसरे फील्ड वाले एंटर नहीं करेंगे। देखो बीटेक वाले आके मार्केटिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस वाले आके आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी भर रहे हैं, एमबीबीएस वाले ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी भर रहे हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी। क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हो अपने फील्ड के बारे में, दूसरे लोग आपकी नौकरी ले रहे हैं, खा रहे हैं, फिर आप परेशान होते हो, सर नौकरी तो हमें मिल नहीं रही। आप खुद मौका दे रहे हो। ठीक है, इस चीज को समझो। अपने फील्ड के बारे में जितना जानोगे, चीजों को समझोगे, उतना एक्सप्लोर कर पाओगे, उतनी चीजें बेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में, अपने करियर में। कुछ टिप्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पर आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, आपको मूक्स कोर्सेज करना चाहिए, आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए, आपको सेशन अटेंड करना चाहिए। ठीक है, कुछ सेमिनार हो रहे हैं, कुछ कॉलेज की तरफ से ये सब चीजें हो रही हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहां पर आपको जाना चाहिए। चीजों को सीखने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करिए कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन कुछ मूक्स कोर्सेज हैं, अपग्रेड वगैरह कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करा, उनको करिए, चीजों को सीखिए। कहते नहीं, कोविड जो है आपदा है, लेकिन आपदा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। इसी में लोग आईएएस बन गए, इसी में ड्रग इंस्पेक्टर भी बन गए, इसी में फार्मासिस्ट भी बन गए। जिन्होंने अच्छा टाइम यूज किया, उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई, जिन्होंने बर्बाद किया, वो बर्बादी की कगार पर है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करिए। 21वीं शताब्दी में आप जी रहे हैं, यू आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। सो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न द स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, और हम किताबी कीड़ा बना के स्कूल से बच्चों को भेज रहे हैं। ये स्किल और इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी जरूरत कुछ और है। यहाँ काम करने वाला स्किल्ड बंदा चाहिए। हम किताबी कीड़ा बना के भेजेंगे, कभी भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, शिकायत हमेशा होगी, बच्चों को कम पैकेज मिलेगा, परेशान रहेंगे बच्चे। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, बच्चों को उसी हिसाब से अगर स्किल को ट्रेन किया जाएगा, धार लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है, फोकस रहिए, फोकस, फोकस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। थोड़ा 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 रोज काम करेंगे, तो एक दिन बहुत कुछ उसका आउटपुट हो जाएगा। लेकिन एक दिन 10 घंटा, एक दिन खराटे मारेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फोकस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। यू नीड टू बी फोकस्ड। फोकस मीन्स फोकस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आशा करता हूं कि आपको जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आपसे यही एक बार और मैं बोलूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्वालिटीज़ को, जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के इसको देखिए, फास्ट करके देखिए, कोई बात नहीं है। टाइम इन्वेस्ट करिए। आपने 4 साल, जिंदगी के 6 साल, 2 साल आपने फार्मेसी में इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप 1 घंटा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। ठीक है, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, फिर उसके बाद नेट से सर्च करिए कि अच्छा ये सर ने ऑप्शन बताया था, तो क्या है ये ऑप्शन। आपकी तरक्की में मेरी तरक्की है, आपकी खुशहाली में ही मेरी खुशहाली है। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।